प्रिजनर्स एक्सचेंज के 5वें दौर में 3 इजरायली कैदी हमास ने छोड़े और उसके बदले 183 यानी 1:61 के रेशियो में 3 इजरायली कैदी छोड़े गए और 183 फिलिस्तीनी कैदी छूट रहे हैं। धीरे अभी भी प्रक्रिया जारी है, 100 से ऊपर छूट चुके हैं और वेस्ट बैंक में और गाजा में हर जगह छोड़े जा रहे हैं। कुछ उसमें से शायद इजिप्ट में भी छोड़े जाएं या इजिप्ट बॉर्डर पे छोड़े जाएं और वो बाहर के लिए डिपोर्ट होंगे। कई उनमें से ऐसे हैं जिनको 6-6, 4-4, 5-5 बार उम्र कैद की सजा मिली थी, यानी सैकड़ों सालों की उम्र कैद की सजा मिली थी। और कुछ ऐसे हैं, एक तो ऐसा केस है कि 16 साल विदाउट ट्रायल डिटेंशन, 16 साल विदाउट ट्रायल डिटेंशन वो उसको रखा गया था। उसको मतलब बेल का प्रावधान, ये सारी चीजें जो इजरायली कानून में दोयम दर्जे के नागरिक के लिए भी हैं वहां पर, जो अरब्स हैं दोयम दर्जे के। और ये जो अरेस्ट हुए थे ये वेस्ट बैंक के थे, ये उस तरह से इजराइल के सिटीजन नहीं थे। फिर भी 16 साल बिना किसी उसके मतलब बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी चार्जशीट के रखना और कोई सुनवाई नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, इस तरह की चीजें आई हैं सामने। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है और वो खबर है जो हमास ने इस पूरे आयोजन के माध्यम से मैसेज दिया। वो मैसेज ऐसा था कि ट्रंप की रातों की नींद उड़ गई। अब आप ये सोचिए कि लगातार जब ये चल रहा था, जो खबर आई कि ट्रंप के एडवाइजर्स दे आर ग्लूड टू देयर टीवी सेट्स, उनसे कहा गया था कि एक एक मोमेंट तुम उसमें देखो, एक एक मोमेंट, क्योंकि हर एक लम्हे में एक संदेश था। आपने ऐसा कभी देखा है कि हर एक लम्हे में एक संदेश हो? अब आपको हम बताएं शुरू से। देखिए, सबसे पहले जो हमास ने आज कहां रिलीज किए, पहले उसने जो लास्ट हुआ था प्रिजनर एक्सचेंज, उसमें करीब उसने 3 कैदी छोड़े थे और उसके बदले करीब 180 फिलिस्तीनी आजाद हुए थे। और उसमें हम आपको जो अभी तक का जो पूरा लेखा जोखा है, कितने इजरायली रिलीज हुए, कितने फिलिस्तीनी रिलीज हुए, वो आपको बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तक जो कैदी जो पहले 4 राउंड में जो हमास ने छोड़े, उनको उसने कहां छोड़ा? उनको उसने ज्यादातर मलबों के बीच में से निकाला। यानी मलबे जो हैं, जैसे जबलिया में जो थर्ड फेज था, उसमें जबलिया में से एक जो महिला आईडीएफ की जो प्रिजनर थी उसको निकाला था। तो जबलिया में बिल्कुल खंडहर से और मलबों से वो निकल के आ रही थी। और उसके बाद एक स्टेज बना था। उस स्टेज में, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आईडीएफ की बड़ी बड़ी डिविजन्स हैं और जो रेजिमेंट्स हैं, उनका मजाक उड़ाया गया था, उपहास उड़ाया गया था। वो एक मैं आपको आज उसको रिपीट भी करूंगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो मलबे से निकाला था और उसके बाद एक दूसरे कैदी को, उसको भी खान यूनिस में छोड़ा था और इस तरीके से अलग अलग जगह जहां पर मलबा है। लेकिन ये उस ट्रंप के बयान के पहले था, जब ट्रंप ने कहा कि गाजा तो एक मलबा है, गाजा इज अ डेमोलिशन साइट, गाजा में कुछ है नहीं, मलबा ही मलबा है और उसको हम इजराइल हमको देगा और हम उस पर रिवेरा बनाएंगे, हम उसमें खूबसूरत सा हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाएंगे और पैलेस्टीनियंस को जॉर्डन भेज देंगे या वेस्ट बैंक भेज देंगे, मतलब जॉर्डन भेज देंगे या इजिप्ट भेज देंगे। वो अलग बात है कि दुनिया में उसकी जग हसाई हुई, अलग थलग पड़ गया ट्रंप खुद भी सीरियस नहीं था, मैं आपको बता चुका हूं, वो बात कंफर्म भी हुई आज। नेतन्याहू को बचाने के लिए उसने वो बयान दिया था। नेतन्याहू बताते हैं आज जो पूरी प्रिजनर एक्सचेंज की प्रोसेस थी उसमें वो वॉशिंगटन में बैठा था, उसको लेकर जबरदस्त हमले इजराइल के अंदर हुए। जो राइट विंग अखबार है उन्होंने हमले किए कि ये वहां बैठा हुआ है, यहां पर प्रिजनर एक्सचेंज चल रहा है और इतनी बड़ी चीज है वहां टीवी में बैठ के अय्याशी में, द वर्ड दे यूज वाज लग्जूरियस, कि नेतन्याहू इज सिटिंग इन लग्जरी in some 5-star 7-star hotel in Washington and he is watching on television while we are going through this trauma of seeing our prisoners being released। और वो देखिए ट्रॉमा की जो बात है वो भी मैं बताऊंगा क्यों इस बार ट्रॉमा यूज हुआ, पिछले 4 बार नहीं हुआ। तो ये देखिए जो क्या है। अब मैं आता हूं जो मेन चीज है और उसके बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये वीडियो लंबा चलेगा, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इसको आप अंत तक देखिएगा किसी भी हालत में। सब्सक्राइबर्स बढ़ाने मत भूलिएगा, जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इसको सब्सक्राइब करिए। एक्सक्लूसिव खबरें हैं। आज अकेले मेरा एक्स हैंडल एक्टिव था जो लगातार इस पे वीडियोस डालता रहा। कम से कम 25 से 30 या 35 मैंने उसमें पूरे डाले हैं वीडियो, सब कुछ।
टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डाला है, मेरी वेबसाइट भी है, उसमें भी पढ़ा है। अब आपको बताएं मजेदार चीज, बिल्कुल मार्के की चीज, जहां हमास ने तड़ से मारा। अभी देखिए उसने मलबे से किया, जब मतलब उसके पहले मलबे से निकाले। जब ट्रंप ने कह दिया कि गाजा तो मलबा है, तो हमास ने जो आज 5वां फेज था उसको उसने कहां किया, उसने देर अल बला में किया, जो सेंट्रल गाजा में। और देर अल बला की खासियत यह है कि वहां पर अभी बिल्डिंग्स टूटी नहीं है, वहां पर मकान बने हुए हैं, और उनको और ब्रशअप करके इतने दिनों में जो हो सकता था जल्दी जल्दी, हमास ने एक ऐसा स्क्वायर बनाया देर अल बला में, जो जो लग रहा था कि एक वहां पर इमारतें खड़ी हैं, वहां पर ये मतलब हमास ये दिखाना चाह रहा था गाजा मलबा नहीं है। ट्रंप, गाजा मलबा नहीं है, तुम सपने देखना छोड़ दो, गाजा को हम लोग बनाएंगे, गाजा को हमें दुनिया से मदद चाहिए, लेकिन वो मदद हम लाएंगे, हम अपनी शर्तों पे लाएंगे। और देर अल बला में एक अच्छे जहां इमारतें हैं, एक तो ये संदेश ट्रंप को दिया। दूसरा, उसके चारों तरफ ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 4 उसमें हमास के जो फाइटर्स हैं वो बाहर आए, वो पहले 4 जो सारी चीजें उसमें बाहर आए, पूरी दुनिया अवाक रह गई कि अरे हमास के जो इतने सारे फाइटर्स बाहर आ रहे हैं। इजराइल का प्रोपेगेंडा झूठा है, इसका मतलब पुलिस भी खड़ी हो गई, हमास की म्युनिसिपल जो वर्कर्स हैं वो खड़े हो गए, हेल्थ वर्कर्स खड़े हो गए। लेकिन आज एक अलग बात थी, आज जो स्टेज था वो ऐसे था, पीछे बिल्डिंग्स थी, और फिर 3 तरफ से उसको हमास के लोगों ने एक तरह से जो स्क्वायर होता है उसके जो 3 हिस्से होते हैं वो बनाया हुआ था। यानी एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे उन लोगों ने बनाया हुआ था। और चौथे तरफ स्टेज था, और स्टेज के नीचे क्या लिखा था, स्टेज के नीचे नेतन्याहू की फोटो थी, और उसमें हिब्रू में लिखा था एब्सोल्यूट विक्ट्री। जो नेतन्याहू ने बोला था शुरू में, वी विल अचीव एब्सोल्यूट विक्ट्री इन गाजा, हमें संपूर्ण विजय मिलेगी गाजा में। यह हमास ने 7 अक्टूबर के बाद भी कहा था, जब उसने गाजा ऑफेंसिव लॉन्च किया, और वो बाद में भी हमास नेतन्याहू ने कई बार कहा इस बात को। तो ये जो देखिए बात थी, नेतन्याहू के नीचे फोटो, और उसमें लिखा था एब्सोल्यूट विक्ट्री, तंज कि एब्सोल्यूट विक्ट्री तुम्हें मिल गई है, ये देखो। और एक बात, अभी तक देखिए हमास एक तो महिला कैदी ज्यादा छूटी, जो पुरुष कैदी भी छूटे, उसमें से जो थे कुछ उनको भी हमास ने, क्योंकि महिलाओं के साथ छूट रहे थे, तो एक नॉर्मल तरह से छोड़ा, और उसमें थोड़ा ज्यादा नरमी दिखाई। देखिए ये सब टैक्टिक्स थी हमास की, उसने नरमी दिखाई, और भाई ट्रीटमेंट उसने सबके साथ अच्छा किया। वो आज भी जो 3 कैदी छूटे, उन्होंने भी कहा, तीनों मर्द थे, उन्होंने भी कहा कि ट्रीटमेंट हमारे साथ अच्छा हुआ, सब कुछ हुआ, कोई कंप्लेन नहीं है उस फ्रंट पे। इजराइल से कंप्लेन है कि उसने बमबारी में हमको मारने की कोशिश की, ये सब लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके पहले देखिए जो 4 हुए, उसमें जो लोग छूटे उनके बारे में वो हंस रहे थे, हाथ हिला रहे थे, हमास के लोग भी एक खुशी के माहौल में, मतलब एक नरमी सी थी। और इससे थोड़ी सी इमेज ये भी जा रही थी कि हमास इतना नर्म क्यों है, जबकि इजरायली कैदियों को जो छोड़ा जा रहा है और जो छूटे हैं, मतलब अभी तक देखिए आज का दौर छोड़ दीजिए, जो आज 183 छूटे उसको छोड़ दीजिए, तो करीब 593 छूट चुके हैं। तो 593 जो छूट चुके हैं, उनमें से अधिकांश को छोड़ने के पहले मारपीट उनके साथ होती है, तब वो रेड क्रेसेंट को दिए जाते हैं। मतलब इस हद तक जुल्म होता है। उस मतलब अभी छूटने वाले हैं, आधे घंटे पहले तक उनको मारपीट उनके साथ होती। तो जब इजराइल इतना क्रूर है, तो हमास इतना नरम क्यों है, ये भी बात जा रही थी। हालांकि हमास की इमेज पॉजिटिव जा रही थी, लेकिन देखिए राजनीति में द्वंद्ववाद होता है, डायलेक्टिक्स होती है, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अच्छी इमेज भी जा रही है तो थोड़ी सी एक नरमी भी जा रही है, तो उस चीज को काउंटर भी करना था हमास को, तो उसने आज कर दिया। आज जो तीनों कैदी थे उनसे बकायदा इंटरव्यू लिया। अब इस तरह से इंटरव्यू कि तुम्हारे साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ, बोलो, तुम ठीक हो, बोलो, हमास ने तुम्हारे साथ क्या किया, बोलो। अब ये इससे एक इंटिमिडेशन, अभी तक ऐसा नहीं किया था हमास ने एक बार भी। अभी तक कैदी बोले थे, लेकिन उनसे सवाल जवाब नहीं था। इंटरव्यू का मतलब है कि अगर कोई किसी को आपने कैदी रखा है और आप उससे सवाल पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक इंटिमिडेशन जाता है, एक इमेज जाती है कि भाई इंटिमिडेट कर रहे हैं। और हमास यही चाहता था कि इजरायलियों में ये मैसेज जाए कि तुम्हारे जो प्रिजनर्स हैं, हम छोड़ तो रहे हैं,
उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन हम जब चाहेंगे तो उनके साथ जो हम जैसा सलूक इजराइल कर रही है वो भी हम कर सकते हैं। हल्का सा उन्होंने दिखाया, और हल्का सा जो उन्होंने दिखाया उससे इजराइल इतना खौफजदा है। इजरायली सेटलर्स के प्लेटफॉर्म्स लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार उनकी खबरें आ रही हैं। कोई माइक का लाल हिंदुस्तान में या दुनिया में नहीं है जो आपको यह बताए। लगातार हिब्रू में जो ट्वीट्स आ रहे हैं, लगातार जो वहां के सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप वगैरह में जो पूरी खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि ये देखो, अच्छा आज के जो 3 कैदी थे उनको हमास ने डेलिबरेटली, जो ज्यादा पतले थे, जो ज्यादा सिकली थे, लग रहा था कि थोड़ा से बीमार भी हैं, तो यानी वो अच्छी अच्छी इमेजेस जो पहले आ रही थी वो नहीं दिखाई हमास ने। और इन लोगों को उसने, और जैसे मैंने बताया कि जो इंटरव्यू लिया वो हड़काने जैसा था। अब इसमें देखिए जो पूरा इजराइल में ये गया मैसेज, एक तो नेतन्याहू के खिलाफ गया कि तुम कहां हो, तुम यहां मौजूद क्यों नहीं हो, और दूसरा जो मैसेज गया, जो लोगों ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रिजनर एक्सचेंज करो, क्योंकि अगर तुमने प्रिजनर एक्सचेंज नहीं किया तो बाकी लोगों की हालत अच्छी नहीं है, ये हमको लग रहा है। अब इसको लेके इजरायली जो आम जनता है वो खड़ी हो गई, और वो उसमें जो है, मतलब पूरा एक जो हमास चाहता था परसेप्शन, देखिए इस समय उसने, हमास ने आज के इवेंट से ट्रंप की पूरी राजनीति, ट्रंप ने जो एक शगुफा फेंका था उससे कोई मतलब, ट्रंप तो मैं आपको बता चुका हूं 2019 में वो उसने कह दिया था कि नेतन्याहू डील में इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो डील मेकर हूं। अब डील कैसे हो सकती जब एक पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो ये भी जानता है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड घर है, जैसे गाजा इज अ डिस्प्यूटेड साइट, मतलब उसमें इजराइल की स्टेटस ऑक्यूपेशन की है यूएन के सामने, यूएन मानता है उसको कि इजराइल क्या ऑक्यूपेशन में है, और उसके सिटीजन्स की जिम्मेदारी यूएनओ की, इसीलिए यूएनआरडब्ल्यूए है जिसको इजराइल ने रद्द करने की बात की, अमेरिका ने फंडिंग रोक दी, सारी चीजें वो चल रही है। अब ये तो चीज, तो इसलिए नेतन्याहू कुछ दे नहीं सकता है उसको, गाजा दे नहीं सकता है ट्रंप को, ट्रंप ले नहीं सकता है, फिर भी बातें कर रहा है, तो क्यों? डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। नेतन्याहू जो अंदर फंसा हुआ है इजराइल में, चारों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से उसके दुश्मन उसको दबोच रहे हैं, उससे उसको बचाने के लिए। लेकिन हमास ने जो ये पलटवार किया आज, इससे इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ट्रंप का नैरेटिव ढह गया। इजराइल की पूरी जो इजराइल के मंसूबे थे वो ढह गए। और पागलपने में इन्होंने क्या किया कि वेस्ट बैंक में, क्योंकि कई प्रिजनर्स ऐसे हैं जो 183 में जो वेस्ट बैंक को बिलोंग करते, तो वहां जाके उनके घरों में धमका रहे थे, कुछ के घर गिरा दिए कि सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये लोग फर्स्ट फेज से जो सबसे पहले जो प्रिजनर जो रिलीज हुआ था 19 जनवरी को, तब से ये घर गिरा रहे हैं किनके, वो उन कैदियों के जो रिलीज हो रहे हैं। और क्यों गिरा रहे हैं? कि खुशियां ना मनाई जाएं। और फिर भी इतनी भयंकर खुशियां मनाई जाती है, इतनी भयंकर कि वो कोई जवाब ही नहीं उसका। मतलब उसका जो आप जाइए मेरे एक्स हैंडल पे, मैं यहां डालूंगा तो मैं थोड़े बहुत कभी कभी कुछ डाल देता हूं वो, लेकिन एक वो होता है, रिस्क होता है उसमें, इसलिए मैं हर बार वो रिस्क नहीं ले सकता हूं। एक बार मैंने परसों नरसों एक वीडियो में थोड़ा सा डाला था। अब देखिए, जो आप मेरे एक्स हैंडल में देखिए, सेलिब्रेशन अभी भी चल रहे हैं, अभी भी, क्योंकि कैदी छूट रहे हैं, गाजा में छूट रहे हैं, राफा में छूट रहे हैं, और वेस्ट बैंक में छूट रहे हैं, मतलब छूट रहे हैं। और इसके बाद देखिए, जो आज एक हमास का डेलीगेशन ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी से मिला, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात खमेनी साहब ने कही। उन्होंने कल एक बात कही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये बात थी कि हम यूएस से कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमिलेट करता है। और कल मैंने बताया था भारत को कैसे ह्यूमिलेट किया, भारत तो खैर चुप रहा। ईरान ने लेकिन कहा था हम बात नहीं करेंगे, ईरान अपने स्वाभिमान पे खड़ा रहा, और हर देश को स्वाभिमान के सवाल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए, अब आज खमेनी उनके सामने, ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने हमास का डेलीगेशन बैठा था, और उनसे उन्होंने, खमेनी साहब ने कहा कि आप लोगों ने अमेरिका और इजराइल दोनों को हरा के दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज दिया। मैं कह रहा हूं कि कोई सऊदी अरेबिया का चीफ हो, कहीं का चीफ हो, रूलर हो, जो फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाते हैं कि हम कम से कम 2 स्टेट सोल्यूशन के साथ है। वो अलग बात है कि 2 स्टेट सोल्यूशन इजरायली जब नहीं मानता तो बात ही खत्म हो गई,
टू स्टेट सोल्यूशन बेकार है। एक ही सोल्यूशन है कि इजराइल अपनी जमीन छोड़े, जो जमीन उसने 1948 में कब्जा की थी। गाजा और वेस्ट बैंक नहीं, जो 1948 में कब्जा की थी, जो आज इजराइल है, तेल अवीव से लेके पूरा एक नॉर्थ से साउथ जो पूरा इलाका है वो पूरा खाली करे, वहां से लोग जाएं और वहां पर फिलिस्तीन अपने घरों को लौटे। ये जो पूरी बात, वो अलग बात है कि जो ओरिजिनल वहां के इनहैबिटेंट्स है वो रह सकते हैं, लेकिन जो लोग आए हैं वो लोग वापस जाएं, चाहे 1948 में आए हो, वो कट ऑफ डेट बन जाएगी। चीजें इस तरफ बढ़ रही हैं। और ईरान से लेके, देखिए ईरान को लेके ट्रंप बहुत इस बार नर्म है, और ट्रंप को यह बात पता है कि ईरान को अगर हमने ज्यादा धमकाया तो ईरान जो है फिर रिटेलिएट करेगा। और ईरान के जो ड्रोन्स हैं और जो ईरान के वेपन्स हैं, जिनके बारे में रोज हम आपको बताते हैं, लगभग रोज ईरान एक नया वेपन अनवेल कर रहा है, और वो सारे वेपन्स एक्सपोर्ट भी कर रहा है, यानी अमेरिका वो जा रहे हैं, दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। तो ये जो देखिए पूरी घेराबंदी है। उसके बाद रशिया में हमास का एक और डेलीगेशन गया था परसों, उसका भी आज एक बयान आया जिसमें ये बात ये आई कि रशिया ने ये कह दिया है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनी कि इजराइल ने वापस गाजा पे हमला किया तो फिर रशिया की जो पोजीशन होगी वो दूसरी हो सकती है। अब आप सोचिए, ये बात जो है ये पुतिन ने नहीं कही, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट है रशियन गवर्नमेंट का कि कोई भी ऐसी स्थिति बनी जिसमें अगर इजराइल ने फिर से गाजा में घुसने की कोशिश की या फिर से वही स्थितियां लौटी, क्योंकि अब गाजा में लोग अपने घरों को लौट आए हैं, और अब फिर अगर कत्लेआम करने की कोशिश की तो फिर रशिया कैन टेक एनी काइंड ऑफ स्टेप्स। ये रशिया ने कहा है। चाइना के बारे में कहा जाता था कि ये चुप रहता, चाइना ने भी इसी तरह का इशारा दिया। तो ये देखिए जो एक नई गोलबंदी हो रही है वो इस तरह से हो रही है। दूसरी बात आपको बताएं, जो जमीन की लड़ाई वेस्ट बैंक में चल रही है वो अभी यथावत जारी है। उसमें कल रात को एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें करीब 10 इजरायली सोल्जर्स एक खात में फंस गए थे जेनिन के सामने, जब हमारा प्रसारण हो चुका था उसके बाद, और उनको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मारा, और उसमें जो है कम से कम 6 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए बुरी तरह। अब जो एक और घटना घटी नाब्लस में, जहां पर एक फिलिस्तीनी लड़ाकों ने अपने देसी हथियारों के साथ, और जो कुछ के पास सोफिस्टिकेटेड गन्स भी थी, वो उन्होंने वहां पर इजरायलियों पे चलाई। उसमें देखिए एक बात और याद आई, जो आज प्रिजनर एक्सचेंज में एक जो हमास का फाइटर एक ऐसी गन लिए था, वो बड़ी अद्भुत बात है, एक ऐसी गन लिए था जो एक खास इजरायली सोल्जर जो कि जुलानी ब्रिगेड का था उसकी गन थी, और वो मारा गया था। और उसकी गन किसने पहचानी? उसके परिवार ने पहचानी। उन्होंने टीवी में देखा कि ये तो हमारे जो भी भाई, लड़का जो भी, ये तो उसकी गन है, और उसकी गन, और उसकी एक खास मेक था वो, मेरे ख्याल से टेवर जो राइफल्स होती हैं उसका एक वर्जन था। हमास ने ऑब्वियसली उसको कुछ वो किया था, अपडेट किया था, लेकिन उसमें बेसिक कुछ ऐसी सिंबल्स थे जो उसने लगाए थे, जो उसका ओनर था जो मारा गया हमास से लड़ाई में और उसकी बंदूक छीन ली गई, वो देखिए। तो ये जो बात है, ये देखिए अब घर घर पहुंच रही है इजराइल में, ये बात घर घर पहुंच रही है। और ये जो घर घर बात पहुंच रही है, ये इजरायली प्रोपेगेंडा जो सोचिए 1948 से चलाया गया कि फिलिस्तीनी तो दोयम दर्जे के हैं, इंसानी नहीं है, जानवर हैं, उनको तो मार देना चाहिए, उनको ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये सारा प्रोपेगेंडा हवा हो रहा है केवल एक्शन से, हमास के एक्शन से। हमास ने ऐसे ये जो कार्रवाइयां कर रहा है हमास, अच्छा लड़ाई एक जंग अभी जारी है वेस्ट बैंक में, लेबनान में फिर कभी शुरू हो सकती है एकदम से, लेकिन जंग एक अपनी जगह है। जंग के साथ साथ जो हमास की जो मैसेजिंग है, जिसके बारे में हमने आपको लगातार बताया, वो मैसेजिंग इतनी खतरनाक है कि उसमें जो पूरी एक बात निकल के आ रही है। अब देखिए, अब जैसे एक एग्जांपल है कि जो हमास के लीडर बासिम नईम है, उन्होंने जो ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे जो सैंक्शंस लगाए, अब उस पर दुनिया बोल रही है। दुनिया में 79 कंट्रीज हैं जो आईसीसी के मतलब सिग्नेटरीज हैं, उसमें से काफी लोग बोले हैं, लेकिन हमास के पुलिस ब्यूरो मेंबर का डॉक्टर बासिम नईम, जो गाजा में नहीं बाहर है, उनका एक बयान देना और उनको और सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करना तमाम देशों से,
और बाकी उसमें से कुछ ऐसे यूरोपियन देश हैं जिन्होंने उनके सपोर्ट को एक्नॉलेज कर लिया। इसका मतलब यह है कि गाजा में हमास फिर से सरकार, गाजा को कभी भी हमास फिलिस्तीन की सरकार डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी सिचुएशन जा रही है, जिस तरह से एक पूरी मैसेजिंग हो रही है, उसमें देखिए ये साफ दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए तो जो आज जिस तरीके से वही एक मिलिट्री परेड टाइप जो हमास ने की, उसको लेके पूरी कुछ इंटरनेशनल, कुछ यूरोपियन जो अखबार हैं या मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पहले नहीं बोलते थे, जो पिछले प्रिजनर एक्सचेंज में जो चुप रहे या उन्होंने बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट नहीं किया, उनको कमेंट करना पड़ा कि ये तो पूरी एक सेना नहीं बन रही है। इसको लेके ये लोग इतना डरे हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद देखिए जो कुछ इस तरीके से आज जो कुछ प्रिजनर्स रिलीज हुए, उनके बच्चों से इंटरव्यूज आए, उनकी वाइफ से 22 साल 26 साल से जो जेल में थे उनसे इंटरव्यू आए। और ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इजराइल में जो इवन राइट विंग फोर्सेस हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तुमने ये सब किया नेतन्याहू, कितने लोग बच सकते थे, यही 6 महीने पहले हो सकता था। बार बार ये बात कही जा रही है। अच्छा, बार बार ये बात कही जा रही है तो बार बार उसको रिपोर्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सब प्रेशर से एक बहुत कुछ एक स्थिति बनती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कुछ प्रिजनर्स का। जैसे शेख जमाल अल ताविल, इनको करीब 25 साल की सजा ये काट चुके हैं, काफी उम्र दराज हैं, और इनको जेल से छोड़ा गया। 7 ऐसे कैदी छोड़े गए जो सीधे अस्पताल जिनको जाना पड़ा। ये पूरी हालत। उसके बाद देखिए, उसके बाद मोहम्मद अल अतूम, ये जिनका ओरिजिनल घर जेरूसलम में है, इनको भी लंबी सजा दी गई थी, ये भी छूटे। उसके बाद देखिए जो शादी बरगूती जो हैं, ये भी एक बड़े जांबाज एक लड़ाके, जिनको 15 साल से ऊपर की सजा सुनाई गई थी, ये भी आज छूटे। और ये अपने पिता से मिलके बहुत ही ये एक तरह से इमोशनल सीन था। उसके बाद देखिए बकर अबू उबैद, इनको 2 उम्र कैद की सजा मिली थी। 2 उम्र कैद की 2 सजाएं, और इनको ये 22 साल जेल में रह चुके थे, और इनको आज हमास ने छुड़वाया। ज्यादातर लोग सब फतेह के हैं, जो पहले मतलब एक तरह से महमूद अब्बास से क्लोज लोग हैं, और ये सारे लोगों को मोहम्मद महमूद अब्बास नहीं छुड़ा पाया। ये पूरी बात आज रोज इसको हमास सिद्ध करता है। अब देखिए इस्साम अतून भी ये भी जेरूसलम के, ये भी ये फतह के एक मतलब थे एक्टिविस्ट, और ये भी अरेस्ट हुए थे, इनको भी लंबी जेल हुई थी। तो ये भी इन्होंने भी हमास का मतलब ये शुक्रिया अदा किया। उसके बाद शेख जामिल अल ताविल, जो एक रमल्ला में रिलीज हुए, ये भी एक लंबी उसके बाद रिलीज हुए कैद के बाद, इनको सीधे अस्पताल ले जाना पड़ा, जो पूरी सिचुएशन बनी। उसके बाद देखिए जो और प्रिजनर्स रिलीज हुए, जो फकरी बरगूती, यानी जो शादी बरगूती रिलीज हुए, उनके फादर। अब ये जो है ये फकरी बरगूती ने कहा, और ये लोग सब पुराने फतेह के लोग हैं, इन्होंने भी कहा कि हम लोग जो हैं अब हमास के साथ रहेंगे, हम लोग महमूद अब्बास के साथ नहीं रहेंगे। देखिए ये भी एक बड़ी जीत है। एक कैदी ने कहा कि जब रेड क्रॉस या रेड क्रेसेंट उनको लेने गया, रेड क्रॉस भी कभी कभी जाता है, रेड क्रेसेंट भी जाता है, इस बार रेड क्रॉस की बात, रेड क्रॉस जब लेने गया तो आज की बात, छूटने के पहले उनको इजरायली जो आईडीएफ सोल्जर्स हैं और जो प्रिजन गार्ड है, उसने उनके साथ हाथापाई की, उनको बुरी तरह से मारा। उसके बाद देखिए जो रिसेप्शन है, जो मैंने आपको बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इजराइल ने रिसेप्शन रोक दिया, ये सब। अच्छा, अब देखिए मुंतसिर कासिम अबू औन, ये जाबा के जेनिन में जो जाबा है, कई बार अभी भी वहां देखिए लड़ाइयां लगातार चल रही हैं। तो जो मुंतसिर कासिम अबू औन है, ये 22 साल बाद छूटे, और इनको 4 उम्र कैद की सजा हुई थी, 4, और ये देखिए छूट गए। और ये देखिए मैं आपको
वो आ गया पॉइंट में, जो वो राइफल वाली बात बता रहा था। अब ये एक सेटलर्स, यानी एक जो वहां के सेटलर्स है, उन्होंने पहचाना कि गोलानी ब्रिगेड का एक सोल्जर, उसकी गन थी और उसमें एक ऐसा साइन बना हुआ था जो उसका था। उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये तो हमास ने मार के इससे छीनी है। उसके बाद आप देखिए, शेख जमल अल तवील, जिनके बारे में मैंने बताया, जो सीधे अस्पताल गए, उनकी हालत अभी भी नाजुक है और एक वो लगातार एक उसमें क्रिटिकल केयर में चल रहे हैं। उसके बाद देखिए मोहम्मद अली आतून, इनको ये रिलीज हुए। उसके बाद आप देखिए तो जो हाँ, उसके बाद देखिए जो शेख जमाल अल तवील के साथ जो 3 और जो प्रिजनर्स थे, जो कि जिनकी हालत अच्छी नहीं थी, उनको भी अस्पताल तुरंत ले जाया गया। और फिर देखिए एक महत्वपूर्ण बात कि जो रिलीज एक हातिम अल जुवैसी, ये तुलकरेम के, और ये जो इनको 6 बार उम्र कैद की सजा हुई। मतलब किसी लीगल एनल्स में कोई इसका मिसाल ही नहीं है। 6 बार तुमने इनको, जैसे डबल, जैसे यहां पर कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि डबल फांसी का मतलब कुछ होता, मतलब क्या, एक बार फांसी हो गई तो उसके क्या लास्ट को दोबारा फांसी हो। तो इजराइल इस तरह से, देखिए आप, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 6 बार देना, ये करना, ये, और इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है दुनिया में। इजराइल इज बीइंग एक्सपोज्ड एज एन अपार्थाइड स्टेट, कि ये बिल्कुल रंग भेद, नस्ल भेद और बिल्कुल दोयम दर्जे पे लोगों को रखता है। इस तरह का राज है। आज की दुनिया में इसका कोई काम नहीं इजराइल का। इजराइल जैसे राज को रहने ही नहीं चाहिए। ये पूरी बात निकल के आ रही है। उसके बाद देखिए जो शादी बरगूती हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण फिगर है, तो इनका जो एक एंडोर्समेंट है, इन्होंने जो हमास को एंडोर्स किया, इसकी एक बड़ी एक इंपॉर्टेंस मानी जा रही है। फिर देखिए मोहम्मद खारविश नाम का एक प्रिजनर, ये बेचारे बोल ही नहीं हुआ। मतलब ये इतने बुरी तरीके से, अच्छा, टॉर्चर की वजह से, कोई ऐसा नहीं कि इमोशंस की वजह से, ये टॉर्चर की वजह से ये बोल नहीं पा रहे थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और जबरदस्त कि हातिम अल जुवैसी, हाँ, इनके बारे में बता चुका हूं, जो तुलकरेम से रिलीज हुए। उसके बाद देखिए ये जाहिद यूनिस। अब जाहिद यूनिस भी, ये भी देखिए, इनको भी किसी एक बड़े कांड में, जो एक इजरायली सोल्जर के अपहरण में इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको भी लंबी सजा सुनाई गई थी। इन्होंने भी यही कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आज हम बाहर हैं, क्योंकि अंदर ऐसा लग रहा था कि दुनिया यहीं खत्म हो जाएगी और हम लोग की जिंदगी भी यहीं खत्म हो जाएगी। कोई उम्मीद का कोई ऐसी उम्मीद की किरण भी नहीं थी, कहीं से भी नहीं। उसके बाद आप देखिए जो एक और जो प्रिजनर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमको छोड़ने के पहले असॉल्ट किया गया, जो कि ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। अब इंटरनेशनल लॉ रह कहां गया जब ट्रंप और नेतन्याहू ने जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अपने को अलग कर लिया, UNRWA से अलग कर लिया, तो इंटरनेशनल कोर्ट की तो सारी बात खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक इजरायली जो कैदी रिलीज हुए 3, उसमें से एक कैदी ने यह भी बयान दिया छूटने के बाद, मतलब इजराइल पहुंचने के बाद, उसने ये कहा कि हमास के जो फाइटर्स हैं उनमें डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त है, और वो डिसिप्लिन दिखती है। जैसे आपको देखिए, आप छुपा नहीं सकते, आप कोई भी वीडियोस, पूरे दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अफ्रीका में हर देश में गोली चल रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, आप देख लीजिए, वहां जो एनार्की होती है, वहां गवर्नमेंट फोर्सेस ऑर्डर्स नहीं मानती, यहां पर हमास एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। और यह मत भूलिएगा कि इसी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड फोर्स ने एक गुरिल्ला वॉर भी लड़ी, जहां पर कई दल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कई बार उनका कम्युनिकेशन कट जाता है हाईकमांड से और उनको अपने तरह से सोचना होता है, तो वो भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रेजिमेंटेड हो गए वो। ये देखो, ये जो डायलेक्टिक्स है, द्वंद्ववाद, वही जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स है, कि एक तरफ बिल्कुल डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन, दूसरी तरफ फ्रीडम, उन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, ये बड़ा लीथल है, जिसको इजराइल अभी तक समझ भी नहीं पाया है और मतलब उसको डिकोड भी नहीं कर पाया। अब देखिए एक और जो यहां पर बात आई, फिर से इजराइल ने जैसे पिछली बार किया था, ब्रेसलेट बांधे, ब्रेसलेट यानी ऐसे ही कागज के उसमें या किसी और
उसमें लिखा था, अरबिक में थ्रेट्स लिखी थी कि हम ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे अगर तुमने खुशियां मनाई। मतलब ये एक पागलपन नहीं तो और क्या है कि तुम जिसको छोड़ रहे हो उसके हाथ में लिख दे रहे हो खुशियां मत मनाओ, और वो उससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये आप दिवालियापन देखिए कि इजरायली हाईकमांड सोचता कैसे है, कितने नाकारा लोग उसमें बैठे। मुझे तो भारत का फ्यूचर के बाद दुख लगता है और बड़ी चिंता होती है कि आज तो दिल्ली में क्या हुआ आप जानते हैं। उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी गलती है, और उसमें जो हुआ अब भारत को एक नई फोर्स चाहिए, नया विपक्ष चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं रह गई है, और उसको हम लोग बनाएंगे। अब आप देखिए ये जो महिलाएं भी आज देखिए कुछ बाहर आ गई और रमल्ला वगैरह में उन्होंने पूरा प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो इजरायली फोर्सेस ये कह रही थी कि सेलिब्रेट मत करो, वो उन्होंने किया। उसके बाद एक और प्रिजनर रिलीज हुए, आला इब्राहिम अल हम्स, ये राफा के से हैं। इनको 16 साल की बिना चार्ज के, बिना ट्रायल के 16 साल डिटेंशन में रखा गया। अरेस्टेड भी नहीं थे, हिरासत में, डिटेंशन में 16 साल। ये भारतीय पुलिस भी नहीं करती इतना इस तरह से। अब ठीक है कि कितने लोगों को बेल डिनाई यहां होती है, तमाम लोग, उमर खालिद और सब लोग यहां सालों से बिना बेल के वहां हैं, लेकिन मतलब हिरासत में, कि उसका कोई वही नहीं है, कोई कोर्ट के सामने एक बार भी पेश नहीं हुए। इस तरह की जो पूरी सिचुएशन है। उसके बाद एक देखिए एक और कैदी अल अमारी, जो प्रिजनर मोहम्मद बराश, ये अल अमारी कैंप के हैं, इनका नाम है मोहम्मद बराश। ये 23 साल जेल में थे और ये बीच में अंधे हो गए थे, और इनको आज आजादी मिली। अब आप देख लीजिए, इसके बाद हमको कहने की कोई जरूरत नहीं। तो ये देखिए आज का पूरा एक हमने समरी आपको बताई कि क्या क्या हुआ आज दिन भर। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, लंबी खबरें थी, और भी इसमें जो कुछ खबरें थी वो हम देखिए पूरा ऐड करके कल आपके लिए हम लाएंगे। हम लोग अमरीश मिश्रा स्पीक्स के नए फॉर्मेट पे भी सोच रहे हैं, एक बिल्कुल नया आइडिया, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे कल, और उसके पहले आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।